एक हरे भरे पहाड़ियों से घिरे छोटे से गांव में एक बुजुर्ग रसोइया रहता था। सब उसे बिरयानी काका कहते थे। काका की सबसे बड़ी पहचान थी उनका हाथ का स्वाद और उनका रविवार, क्योंकि पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन रविवार को ही काका अपनी मशहूर मटन बिरयानी बनाते थे। गांव में चाहे कितनी ही दुकानें हों, लेकिन रविवार को हर दुकान खाली और काका के आंगन में मेला जैसा माहौल रहता। सुबह से ही लोग बर्तनों में पानी भरकर रख देते थे, ताकि जैसे ही काका की बिरयानी तैयार हो वे अपनी प्लेट लेकर दौड़ पड़े। रविवार की उस सुबह भी काका सूरज निकलने से पहले उठ गए। धीरे धीरे बूढ़े कदमों से चलते हुए वे बाजार पहुंचे। कसाई उन्हें देखते ही मुस्कुराया। हर रविवार की तरह काका ने बढ़िया ताजा मटन चुना, उसे कपड़े में बांधा और घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचते ही काकी ने चूल्हा तैयार किया, सूखी लकड़ियां रखी, मिट्टी का बड़ा देगचा धोया और चावल साफ करने लगी। काका ने पहले अपने पुराने सिलबट्टे पर मसालों को पीसा। दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इलायची, शाही जीरा और फिर सबसे खास उनका गुप्त बिरयानी मसाला, जिसकी खुशबू पूरे गांव में जादू की तरह फैल जाती थी। धीमी आंच पर घी गर्म हुआ, प्याज सुनहरी हुई और जब मटन पकने लगा तो उसकी महक गली गली तक पहुंच गई। काका कहते थे, बिरयानी का असली स्वाद इंतजार से आता है और धीमी आंच से। जब मटन आधा पक गया तो उन्होंने उसमें चावल की परत बिछाई, केसर का पानी डाला, देगचा ढककर उसके ऊपर गर्म कोयले रख दिए। धीमी आंच पर दमा होती बिरयानी की खुशबू ने गांव वालों को बेचैन कर दिया। दोपहर के 12 बजते ही लोग उमड़ पड़े। हर किसी की आंखों में चमक, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और हर प्लेट पर काका का भरपूर प्यार। पहला निवाला खाते ही लोग बोल उठते, आका, ये तो जन्नत है। लेकिन काका हमेशा मुस्कुराते हुए कहते, अगर रोज बनाऊंगा तो ये स्वाद खास नहीं रहेगा बेटा। एक रविवार एक अजनबी आया, शहर वाला, बड़ा होटल चलाता था। उसने काका की बिरयानी खाई और हैरान रह गया। वह बोला, अगर आपकी बिरयानी की रेसिपी मिल जाए तो मेरे होटल की किस्मत बदल जाएगी। बताइए, मैं जितनी रकम कहें उतनी दूंगा। काका ने शांत आवाज में कहा, बेटा, स्वाद पैसे से नहीं मिलता, धैर्य से मिलता है। ये चूल्हे की आंच, मिट्टी के देगचे की खुशबू और गांव वालों का प्यार, ये किसी होटल में नहीं मिलेगा। शहर वाला नाराज होकर चला गया, लेकिन गांव वाले और भी ज्यादा गर्व से भर गए। काका हमारा गर्व है, ये बिरयानी पूरे गांव की पहचान है। शाम को जब सब शांत हुआ, काका और काकी खाट पर बैठे थे। काकी ने चिंता से पूछा, हमारी उम्र बढ़ रही है, कल को अगर तुम न रहे तो इस बिरयानी का राज कौन संभालेगा? काका ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, जिसे ऊपर वाला चुनेगा वही खुद आ जाएगा। स्वाद अपने वारिस को खुद ढूंढ लेता है। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। काका बाहर निकले तो देखा एक दुबला पतला भूखा लड़का खड़ा था। कई दिनों से खाना नहीं खाया था। काका उसे अंदर ले आए। काकी ने बची हुई बिरयानी गर्म करके दी। लड़का खाने लगा और हर निवाले में उसकी आंखों से आंसू गिरते गए। काका ने पूछा, कहाँ से आए हो बेटा? लड़का बोला, मैं अनाथ हूँ, कहीं जाने की जगह नहीं है। काका ने कहा, अब से ये घर ही तुम्हारा घर है और हम तुम्हारे अपने। उसी दिन से वह बच्चा काका के पास रहने लगा। काका उसे चूल्हा जलाना, मसाला पीसना, दमा लगाना सब सिखाने लगे। धीरे धीरे वह बच्चा गांव के हर बच्चे की तरह खिलने लगा और एक दिन काका ने मुस्कुराकर कहा, आज से ये सिर्फ मेरी नहीं, गांव की मटन बिरयानी है और तुम इसके नए रखवाले। गांव वालों ने तालियां बजाई। काका के चेहरे पर संतोष था और धीरे धीरे गांव की मशहूर मटन बिरयानी की एक नई पीढ़ी तैयार हो गई। और इस तरह गांव का मटन बिरयानी पूरे गांव की परंपरा, गर्व और खुशी बन गई। गांव की सुबहें उसी तरह शांत और ताजगी से भरी थीं जैसे हमेशा होती थी। लेकिन काका का आंगन अब पहले से ज्यादा जीवंत लगता था।
क्योंकि अब वहां सिर्फ काका और काकी नहीं बल्कि उनका नया बेटा छोटा सा अनाथ बच्चा भी रहता था। काका उसे प्यार से छोटू कहते थे। छोटू के आने से काका का घर मानो फिर से खिल उठा था। काका चूल्हे के पास बैठते और छोटू उनके बगल में छोटे कटोरे में मसाले भरकर रखता। काकी उसे घर के छोटे मोटे काम सिखाती, चावल साफ करना, प्याज छीलना, पुदीना धोना। छोटू काम करते करते अक्सर काका की तरफ उत्सुक नजरों से देखता और काका मुस्कुराकर उसे थोड़ा थोड़ा सिखाते जाते। धीरे धीरे छोटू की नजरें, उसकी नाक, उसके हाथ सब बिरयानी की खुशबू और स्वाद को पहचानने लगे। एक दिन काका ने छोटू को आवाज दी। उस दिन रविवार था और गांव में भीड़ 2 गुना होने वाली थी। काका ने देगचा चमकाकर छोटू के सामने रखा और कहा, आज तुम दमा लगाओगे। छोटू के हाथ हल्के से कांप गए। दुनिया भर का विश्वास उसी पल उसके कंधों पर आ गया था। उसने धीरे से देगचा ढका, कोयलों को सहेजा, लकड़ियों की आंच को समायोजित किया और पूरा गांव इंतजार करता रहा कि आज काका की बिरयानी में वही पुराना स्वाद आएगा या नहीं। जब दोपहर को देगचा खोला गया, महक इतनी लाजवाब थी कि काकी की आंखें चमक उठी। और जब गांव वालों ने पहला कौर छका, हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज उठी, आज तो जादू दुगना हो गया। काका दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। छोटू के हाथ का स्वाद धीरे धीरे गांव में फैलने लगा। लोग कहते, काका तो उस्ताद है, लेकिन छोटू भी अब कम नहीं। अब हर रविवार भीड़ पहले से 3 गुना हो गई थी। लोग पास के गांवों से भी आने लगे थे। कई बार शहर से लौटते मजदूर भी अपने परिवार को लाते और कहते, पहले बिरयानी खाएंगे फिर घर जाएंगे। लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। कुछ महीनों बाद वही शहर वाला होटल मालिक गांव में दोबारा आया। इस बार उसके साथ 2-3 आदमी थे और उसके चेहरे पर एक अलग ही चालाकी थी। उसने देखा कि अब बिरयानी की मांग बहुत बढ़ चुकी है। उसने शहर में अपने होटल में गांव की असली मटन बिरयानी नाम से एक नई डिश शुरू कर दी थी। लेकिन उसमें वह स्वाद नहीं था, इसलिए वह फिर लालच और क्रोध लेकर आया था। उसने काका के आंगन की तस्वीरें ली, मटन पकने का वीडियो बनाया और यहाँ तक कि छोटू की तस्वीर भी छुपकर खींच ली। फिर वह बोला, काका, चाहे आप बताएं या ना बताएं, मैं किसी न किसी तरह इस रेसिपी को हासिल कर लूंगा। काका ने सिर्फ इतना कहा कि स्वाद चोरी नहीं हो सकता, लेकिन छोटू डर गया था। उसे लगा कि कहीं काका उससे नाराज न हो जाए, कहीं ये स्वाद उसका दोष न बन जाए। अगले दिन छोटू सुबह सुबह गायब था। उसने सोचा कि उसके कारण काका पर परेशानी आई है, इसलिए वह गांव छोड़कर निकल पड़ा। वह कई घंटे चलता रहा, खेतों से, जंगलों से, कच्चे रास्तों से। थककर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और धीरे धीरे 2 बूंद आंसू उसके गाल पर गिर पड़े। उधर काका और काकी परेशान हो उठे। पूरा गांव छोटू को ढूंढ रहा था। काका ने कहा, हमारा बेटा तो हमसे दूर ही चला गया। छोटू की तलाश में पूरा गांव निकल पड़ा। किसी ने खेतों में खोजा, किसी ने नदी किनारे, बच्चों ने पगडंडियों पर खोजबीन की। काकी ने छोटे छोटे चावल के दाने दरवाजे पर रखे, मानो छोटू कभी भी लौट आएगा। कई घंटे बाद एक चरवाहे ने बताया कि एक बच्चा जंगल की ओर गया था। गांव वाले लैंप लेकर निकल पड़े। जब उन्होंने छोटे पीपल के पेड़ के नीचे छोटू को पाया, वह उनींदी हालत में था, थका हुआ, डरा हुआ। गांव वाले भी भावुक हो उठे। गांव वापस आते हुए काका ने छोटू से कहा, स्वाद का राज मसाले नहीं होते बेटा, उसका राज वो प्यार है जो तुम लोगों को खिलाते समय दिल में होता है। छोटू ने काका के हाथ पकड़े और सिर झुका दिया। वह जान चुका था कि वह सिर्फ एक रसोइया का शागिर्द नहीं, बल्कि गांव के प्यार और परंपरा का हिस्सा बन चुका है। गांव वालों ने तय किया कि अब हर साल एक खास दिन होगा, बिरयानी उत्सव, जहां काका और छोटू दोनों मिलकर 2 गुनी मात्रा में बिरयानी बनाएंगे। नाच गाना होगा, बच्चे खेलेंगे, बुजुर्ग किस्से सुनाएंगे। और उस उत्सव का पहला दिन इतना शानदार था कि कई शहरों में रहने वाले गांव वाले भी वापस लौट आए। शहर वाला होटल मालिक भी दूर से ये सब देखता रहा। उसे एहसास हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं जीत सकता, गांव का प्यार, खुशबू और स्वाद
ये किसी के बस में नहीं। समय बीतने के साथ छोटू बड़ा होने लगा। काका धीरे धीरे काम कम करने लगे, लेकिन गांव का हर रविवार पहले जैसा ही महकता रहा, क्योंकि अब बिरयानी काका के एक राज से नहीं बल्कि 2 पीढ़ियों के प्यार से बनती थी। और इस तरह गांव का मटन बिरयानी एक डिश नहीं, एक परंपरा, एक सीख और एक परिवार की कहानी बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों तक चलती रहेगी। सावित्री सब्जी लेने बाजार गई होती है कि तभी उसकी नजर मिनी स्कर्ट पहनकर बाइक पर जा रही एक लड़की पर जाती है, जिसकी पूरी टांगे दिखाई दे रही थी। ये देख सावित्री अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, छी छी, शर्मो हया तो जैसे बेची खाई है आजकल की लड़कियों ने। कैसे कैसे कपड़े पहनकर घूमती हैं। अरे इतने छोटे कपड़े तो हमारे जमाने में 5 साल की बच्चियां भी नहीं पहनती थी, जितनी अब 25 साल की पहनती हैं। बुड़बुड़ाते हुए सावित्री घर आती है, जहाँ वो टीवी पर सूर्य ग्रहण की खबर देखती है। क्या आज सूर्य ग्रहण है? ठीक है, तो जब तक ग्रहण है कोई भी खाना नहीं खाएगा। और तू बड़ी बहू, तू खाने में तुलसी के पत्ते डाल दे। सर पर घूंघट ओढ़े रेखा मुंडी हिलाती है। कुछ देर बाद सूर्य ग्रहण लग जाता है। तभी रेखा का पति ऑफिस से थका हारा घर आता है और फ्रिज में से ब्रेड जैम लगाकर खाने लगता है। ये देख सावित्री गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, हे राम, कर दिया ना अपशगुन। भला ग्रहण में कौन खाना खाता है? क्या माँ, अब भूख लग रही है तो कुछ खाओ भी ना क्या? ठीक है तो कह रहा है वो। अब ये सब पुराने विचारों को त्याग भी दो सावित्री। आप तो चुप ही रहिए। और तू बड़ी बहू, यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? तू इसे रोक नहीं सकती थी? माँ जी वो मैं। अब क्या बकरी की तरह मैं कर रही है? अपना पल्लू ठीक करिए, सर से खिसकना नहीं चाहिए। बहुएं जितनी मर्यादा में रहें उतनी ही अच्छी लगती हैं। अरे हम भी थे, जितना मर्जी काम करते थे, लेकिन मजाल है कि कभी घूंघट सर से सरका हो। 3-3 मटके पानी के कुएं से उठा कर लाना, भैंसों का, खेतों का सब काम देखना। कितना काम होता था हमारे जमाने में। लेकिन एक आजकल की बहुओं को तो आटा गूंथने से लेकर बर्तन धोने तक हर काम के लिए बस एक मशीन चाहिए, और छोटे छोटे कपड़े पहनकर इनसे किटी पार्टी करवा लो बस। लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरे घर में बहुएं हमेशा घूंघट में और साड़ी में ही रहेंगी, इसलिए ध्यान रहे आगे से ये पल्ला खिसके ना तेरे सर से। ची माँ जी, ध्यान रखूंगी। ये है सावित्री देवी, जिसे मॉडर्न कपड़ों वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सावित्री के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू रेखा बिल्कुल अपनी सास के कहे पर चलती थी, लेकिन फिर भी सावित्री उससे कभी खुश नहीं रहती थी। वो उसके किसी न किसी काम में कमी निकाल ही देती थी। एक रोज जब रेखा अपने कमरे में दिन में आराम कर रही थी, तो सावित्री अचानक से उसके कमरे में आती है। तब रेखा करवट बदल रही होती है, जिससे उसकी कमर दिख जाती है। ये देख सावित्री जोर से चिल्लाती है, छी 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 छी, बस इसी बात का डर था मुझे। सारी शर्मो हया बेच खाई है। माँ जी आप, लेकिन हुआ क्या? क्या होना है? करवट लेते वक्त तेरी कमर दिखी कैसे? आज के बाद ऐसा हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा बहू। और इस तरह बंदिशों में रेखा ने अपनी शादी का पूरा 1 साल काट लिया। और उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर उसका देवर राहुल दिल्ली से कानपुर आया। भाभी, मुझे ना आप सबको कुछ बताना था, तो मुझे लगा इससे अच्छा दिन भला क्या ही होगा। वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ संध्या काम करती है, अच्छे परिवार से है, अच्छा कमाती भी है, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मतलब लव मैरिज? हाँ माँ, लव मैरिज। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुझे भला क्या दिक्कत होगी। तुझे पसंद है लड़की तो फिर हमें भी पसंद है। ये सावित्री का सिद्धांत भी समझ नहीं आता। जो डरता है तो उसे और डराती है, और जो सुनता ही नहीं उसकी बात झट से मान जाती है। चुप करिए जी। अब उस शहरी लड़की के पीछे अपने बेटे को तो नहीं खो सकती ना, कहीं उसके लिए सब छोड़कर ही चला गया तो। इसीलिए तो चुपचाप इस शादी के लिए हाँ कर दी। एक बार घर में आ गई तो फिर रेखा और उसमें कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। सावित्री अपने छोटे बेटे की शादी के लिए मान जाती है। वो 1 महीने बाद दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद दिल्ली से कानपुर कार में आते आते भारी भरकम लहंगे में संध्या काफी थक जाती है, और वो एक जगह होटल के पास गाड़ी रुकवाती है। ड्राइवर, गाड़ी रोको, मुझसे अब और ये नहीं पहना जा रहा, ये भारी भरकम लहंगा। राहुल तुम यही रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। कुछ देर बाद गाड़ी आकर उसके ससुराल रुकती है। फिर पीछे से संध्या स्कर्ट और टॉप पहनकर सर पर शादी का दुपट्टा लिए निकलती है। संध्या को इस रूप में देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। राहुल बेटा, ये सब बेटा 2 जोड़ी में लड़की मांगी थी, इसका मतलब ये नहीं कि ये सचमुच ही 2 जोड़ी में आ जाएगी। वो माँ, दूर का सफर था ना, और इसने लौटते वक्त लहंगे पर ही वोमिट कर दी, इसीलिए जो इसके हाथ में लगा इसने पहन लिया। ये राहुल का बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है?
चलो संध्या, माँ के पाँव छुओ। हैं? अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो। अगर तुम झुकी तो न जाने क्या क्या झुक जाएगा। ओह थैंक्स, वैसे मैं खुद झुकने के मूड में नहीं थी। वो क्या है ना, मैं बहुत थक चुकी हूँ। वैसे माँ जी, हमारा बेडरूम कहाँ है? वो क्या है ना, मैं पहले बाथ शावर लेना चाहती हूँ। और राहुल डार्लिंग, तुम ना प्लीज मुझे बॉडी मसाज दे देना। आज सचमुच मुझे बहुत थकावट है। बताओ ना माँ जी, बेडरूम कहाँ है? संध्या बस 2 मिनट, माँ गृह प्रवेश कर ले। ओ प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ये सब फॉर्मेलिटीज। आई एम रियली सो टायर्ड। सावित्री को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसने चुपचाप उनका गृह प्रवेश करवाया और बहू बनकर संध्या अपने ससुराल आ जाती है। लेकिन संध्या के कपड़े देख सावित्री डर गई। ये नई बहू तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न कपड़े पहनती है। अरे पढ़ी लिखी नौकरी वाली है तो क्या हुआ, सर पर नाचेगी, जो मर्जी रुमाल जितने कपड़े पहनेगी। कहीं कल मुंह दिखाई पर इसने कुछ बेढंगे से कपड़े पहन लिए तो नहीं नहीं नहीं, इसे मुझे ठीक करना ही होगा। ये सोचकर सावित्री संध्या के कमरे में जाती है। अरे नई बहू, दिखा तो कल मुंह दिखाई पर क्या पहनने वाली है। ये वाली साड़ी कैसी है माँ जी? अच्छी है, लेकिन काला रंग, शादी के बाद ये सब रंग ना कुछ अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी ये सिर्फ ब्लैक नहीं है, देखो इसके बॉर्डर पर रेड कलर भी है। जो भी हो, लेकिन तू ऐसी साड़ी नहीं पहनेगी। चल अब मुझे अपनी साड़ियां दिखा, मैं बताती हूँ तुझे कौन सी पहननी है। संध्या सावित्री को अपनी सभी साड़ियां दिखाती है, जिसमें से गुलाबी रंग की साड़ी देख सावित्री कहती है, हाँ ये वाली, ये अच्छी रहेगी, इसे ही पहन तू। जी माँ जी। शादी के तुरंत बाद सास का ऐसा बदलता रवैया देख संध्या हैरान थी। सावित्री ने संध्या की साड़ी तो देख ली, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका ब्लाउज कितना हॉट बना है। शाम को मुंह दिखाई पर संध्या वो गुलाबी साड़ी हॉट ब्लाउज के साथ पहनती है। ये देख सावित्री उसकी साड़ी अच्छे से बांधती है। अरे बहू, ये सर पर पल्ला कर ले, सब मेहमान आएंगे ना तो उनके सामने यूं सर ढके घूमना अच्छा नहीं लगता। संध्या साड़ी पहनकर सर पर घूंघट रखकर बाहर आती है। ये देख मोहल्ले की औरतें बात करती हैं। मान गए सावित्री तुझे, मुझे तो लगा था कि ये मुंह दिखाई पर भी मिनी स्कर्ट पहन कर आएगी, लेकिन तूने तो एक दिन में इसे साड़ी पहनना और घूंघट रखना भी सिखा दिया। अरे मेरा नाम सावित्री है, सावित्री। अच्छा संध्या बहू, चल अब इन सबके पांव छूकर आशीर्वाद लो। सावित्री सबके पांव छूकर आशीर्वाद लेती है, लेकिन संध्या ये नहीं जानती थी कि उसकी सास किस खेत की मूली है। एक बार जो उसने साड़ी पहन ली तो फिर वेस्टर्न कपड़ों का नंबर तो कभी आने वाला है ही नहीं। अगले दिन उन सबको मंदिर जाना था, इसलिए रात को ही संध्या अपनी सास से जाकर पूछती है कि कल उसे क्या पहनना चाहिए। तुझे क्या पहनना है क्या नहीं ये सब तो बात की बात है, लेकिन तू इस नाइट ड्रेस में बाहर कैसे आ गई? हमारे घर में ये सब नहीं चलता। लेकिन राहुल ने तो मुझसे कहा था कि मैं जो मर्जी पहन सकती हूँ। अरे उसे क्या पता इन सब के बारे में, रहा भी है वो इस घर में, बचपन से तो पहले पढ़ाई के लिए हॉस्टल में और फिर नौकरी के चक्कर में बाहर। तू उसकी बीवी है पर बहू मेरी है और इस घर में मेरी ही चलती है। संध्या उदास हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। उसे उदास देख उसकी जेठानी भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। उदास मत हो संध्या, इस घर का नाम ऐसे ही सावित्री निवास नहीं पड़ा है, यहाँ बस माँ जी की ही चलती है। उनसे पूछे बिना तो मैं खाना तक नहीं बना सकती, तो कपड़े तो दूर की बात है। अब कपड़े चेंज करके साड़ी पहन लो और किचन में आ जाओ। मुझे नहीं लगता अब वो तुम्हें कभी भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने देंगी। ऐसे कैसे नहीं पहन सकती? अब तो बस हफ्ता भर में ये साड़ी पहनूंगी, उसके बाद बिल्कुल नहीं। एक हफ्ते बाद राहुल संध्या के साथ हनीमून ट्रिप प्लान करता है। सच में संध्या बहुत मजा आएगा, कश्मीर सच में बहुत खूबसूरत है। अच्छा अब तुम पैकिंग कर लो। संध्या अपनी पैकिंग कर लेती है। फिर जब ये बात सावित्री को पता चलती है तो वो संध्या के पास आती है। अच्छा कश्मीर जाने की तैयारी हो रही है, दिखा तो तूने क्या क्या रखा है वहां पहनने के लिए। वो क्या है ना, ध्यान रखना पड़ता है, कहीं तूने छोटे छोटे कपड़े रख लिए और तुझे सर्दी लग गई तो। वो तो मैं समझ ही गई थी कि बिना मेरे कपड़े चेक किए आप मुझे जाने कहाँ देंगी। संध्या हनीमून के लिए चली जाती है, लेकिन वो वहां जाकर कुछ वेस्टर्न कपड़े खरीद लेती है और अपनी ढेर सारी फोटोज लेती है। लेकिन एक रोज उसकी सास वो फोटोज देख लेती है और वो संध्या पर खूब गुस्सा होती है। लेकिन तभी वहां सावित्री की सास रत्ना आ जाती है, जो काफी बूढ़ी होती है, लेकिन उन्होंने भी टी शर्ट और पैजामा पहना होता है, साथ ही चश्मा भी लगाया होता है। बताओ भला क्या बुराई है इन कपड़ों में? मुझे देखो, मैं क्या इन कपड़ों में बुरी लग रही हूँ क्या? अरे जब मैं गांव में रहकर ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ तो फिर मेरे पोते की बहू क्यों नहीं? और तू जानती है आज क्या हुआ?
जब मैं रेलवे स्टेशन से लौट रही थी तो साड़ी पहने एक लड़की बाइक पर बैठी थी। उसकी साड़ी बाइक में फंस गई और वो नीचे गिर गई, जिससे उसे थोड़ी चोट आ गई। और वो कोई और नहीं, हमारी बड़ी बहू रेखा है। अभी अस्पताल में भर्ती करवा कर आई हूँ उसे। जमाने के साथ अपनी सोच बदल सावित्री। ये सब बातें सुन सावित्री को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो कभी भी अपनी बहुओं को उनकी मर्जी के कपड़े पहनने से नहीं रोकती।